बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे यूएस हिस्ट्री का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो सिविल वार के बाद का इरा आ जाता है, ठीक है। तो सिविल वार में ठीक ठाक आपस में उनकी लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, ठीक है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट था उनका। मसला ये था कि मुल्क में स्लेवरी ख़त्म की जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रक्शन होगी, ट्रेड भी डिस्टर्ब रही, नॉर्थ की भी साउथ की। बेसिकली लड़ाई नॉर्थ और साउथ की हुई थी। साउथ वाले एग्रीकल्चर थे, वो कहते थे हमने स्लेव रखने हैं एग्रीकल्चर के लिए, और नॉर्थ वाले तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ऑफिसर तक उनको ज़्यादा स्लेव नहीं चाहिए होते थे। तो मुल्क में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तबाही हुई पड़ी थी, ठीक है। तो इस एरिया को जाके फिर कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया अमेरिका में, ठीक है। और इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव इरा, जिसमें अमेरिका ने प्रोग्रेस की है, प्रोग्रेसिव इरा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव इरा ये आ जाता है सिविल वार से लेकर अमेरिका की वर्ल्ड वार 1 तक, ठीक है। ये सारा प्रोग्रेसिव इरा इसको कहते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में कि प्रोग्रेसिव इरा पर नोट लिखें या प्रोग्रेसिव इरा पे, तो उससे मतलब होगा आपकी सिविल वार से लेकर 1865 से लेकर 1914 तक, ठीक है। 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरू होती है और 1865 में जो है सिविल वार ख़त्म हो जाती है। स्लेवरी ख़त्म हो गई थी अमेरिका में, ठीक है। उन्होंने कहा कोई स्लेव नहीं है, सब आज़ाद हैं, ठीक है। सबको इक्वलिटी के राइट्स मिले, इक्वलिटी के राइट्स दिए थे, लेकिन अभी उन्होंने वोट डालने का हक नहीं दिया था, ठीक है। जो वोट डालने का हक है उसमें हम अमेरिका का पढ़ेंगे सिविल राइट मूवमेंट्स, ठीक है, जिसमें मार्टिन लूथर किंग की वो स्पीच आ जाती है, आई हैव अ ड्रीम, I have a dream, I have a dream वो सिविल राइट मूवमेंट्स थी, उसमें जाके उनको राइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव इरा आ जाती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वजह क्या थी? नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास थे, ठीक है। रॉ मटेरियल उन्होंने इकट्ठा किया। स्टीम इंजन, बेसिकली जो स्टीम इंजन जब आया था ना, उसने बूम दिया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। इंडस्ट्रियल में बॉयलर बनने लग गए, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गई, और जारी बात है जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रही थी फैक्ट्री में, तो मार्केट्स डेवलप होना शुरू हुई। मार्केट्स डेवलप होना शुरू हुई तो आवाम ने चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू किया। अब कंज्यूम करने के लिए उनको पैसे चाहिए थे, तो वो काम अवेलेबल होता था उनकी फैक्ट्रियों में। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ रही थी। उन्होंने आपस में स्टेट्स ने टैक्स भी कम कर दिए चीज़ों पे, ठीक है। जो बाहर से चीज़ें आई हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाते थे, जो अपनी लोकल चीज़ें थी उन पर टैक्स नहीं लगाते थे। तो उनकी लोकल चीज़ें ज़्यादा बिकना शुरू होगी, उनका लोकल बिजनेसमैन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री जिसने डेवलप होना शुरू किया था वो स्टील इंडस्ट्री थी अमेरिका की, ठीक है। उसके बाद ऑयल प्रोडक्शन वो करते हैं। अमेरिका में भी ठीक ठाक रिजर्वायर्स है ऑयल के, इधर मिडिल ईस्ट में या गल्फ कंट्रीज़ में तो है ही है, कनाडा और अमेरिका वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा रिजर्व है। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने वो रिजर्व स्टिल अपने पास सेफ रखे हुए हैं, उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा अभी तक। जो गल्फ कंट्रीज़ का जो ऑयल है उसको कंज्यूम कर रहे हैं अपना, जो अभी तक उसने नीचे से निकाला भी नहीं है। उसके पास रिजर्वायर पड़े हैं, उसको पता है कि मेरे पास इतना तेल पड़ा है, लेकिन उसको स्टिल नहीं निकाल रहा है। तो उसके बाद तीसरा जो बूम किया था वो रेलवे नेटवर्क बिछाया था इन लोगों ने, ठीक है, 1865 के बाद। और हम अपने सब कॉन्टिनेंट इंडो पाक में देखें इधर, तो इन्हीं दौर में अंग्रेज़ों ने भी इधर जो है ट्रेन की पटरी बिछाना शुरू कर दी थी। मजबूरी बन गई थी उनकी, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, तो मटेरियल जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ट्रक वगैरह जो ये थे, ये इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने स्टेप, जारी बात है, इनको रेलवे का स्टेप लेना पड़ा। तो मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड इन दिनों में रेलवे के ट्रैक बहुत ज़्यादा बिछाए गए थे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू की, स्मॉल इंडस्ट्रीज होना शुरू की। इनका इम्पेक्ट क्या पड़ता है अमेरिका पे, ठीक है, कि उनकी मालो दौलत में इजाफा होता है, इंक्रीज़ इन वेल्थ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ डेवलप होना शुरू होती हैं, आवाम अपना रहन सहन जो है ठीक करती है, अपने नए नए घर बनाती है, अपनी जो है यूनिफॉर्म वगैरह, कपड़े वगैरह,
स्कूल कॉलेजेस वगैरह ये चीज़ें डेवलप होती हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह, ठीक है, थिएटर वगैरह। थिएटर भी डेवलप हो गए थे उस टाइम, क्योंकि इब्राहम लिंकन का जो कत्ल है ना वो थिएटर में जाके होता है। उस टाइम मूवी बैठा देख रहा था जहाँ पे उसका कत्ल होता है। और मुल्क की प्रोडक्शन में इजाफा होता है, जब प्रोडक्शन में इजाफा होता है तो एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन के बाहर जाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं दिनों में फिर वो अपनी स्टॉक मार्केट को भी डेवलप करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट डेवलप होती है, फिर यहाँ से आगे इनकी आती हैं डॉलर डिप्लोमेसी, बिग स्टिक डिप्लोमेसी, ठीक है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अपनी बेसिकली ट्रेड को आगे बढ़ा रहे थे। प्रोग्रेसिव इरा जो है, इस दौर में अमेरिका ने अपने आप को मजबूत किया, अपने इंटरनल जितने मामला थे उनको ख़त्म किया। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से लेकर, ठीक है, सिविल वार तक, जिसमें स्लेवरी ख़त्म करते हैं, हर प्रेसिडेंट ने कुछ ना कुछ ऐसा अपने ज़ाती मफाद के लिए काम नहीं किया, मुल्क के लिए काम किया, ठीक है। और उसके बाद फिर जारी बात है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, तो अवाम में इकनॉमिकली अवाम स्टेबल होना शुरू हो गई, मुल्क में बेहतरी आना शुरू हो गई, ठीक है। तो जब मुल्क अंदरूनी तौर पर स्टेबल हो जाता है, उसके बाद फिर वो अपने फॉरेन रिलेशंस को ज़्यादा डेवलप करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब अमेरिका एक अमीर मुल्क बनना शुरू हो जाता है। इसी में आ जाता है रेल रोड, ठीक है। 1860 तक सिर्फ 35,000 किलोमीटर लाइन थी अमेरिका में, रेलवे का जो नेटवर्क था। तो 1900 कंप्लीट होते होते 1900 उनके तकरीबन 1,92,000 किलोमीटर तक उन्होंने अपनी पटरी बिछा दी थी। तकरीबन आप कह सकते हो मोर देन 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा जो उन्होंने अपने मुल्क में पटरी बिछाई इन 30-40 सालों के अंदर। और इसी इधर भी इन्हीं दिनों में पटरी बिछाई गई थी। अगर अंग्रेज़ पटरी ना बिछा के जाते तो हमसे पटरी नहीं बननी थी। नहीं सर, अल्लाह ताला का जी ऐसा नहीं होता। हाँ, सारी बात है। और ये जारी बात है, ज़्यादा वो जा रहे थे वेस्ट वाली साइड पे, ठीक है। उधर पहाड़ भी थे और दूसरी समंदर भी, दरिया भी, और बिल्कुल पीक पे जाके लगता है पैसिफिक ओशन उनके, ठीक है। तो वहाँ तक उधर जितनी स्टेट्स उनकी आती हैं वो उन्होंने बेसिकली एक्सप्लोर करनी थी, ताकि उनका न्यूयॉर्क और दूसरी इधर वाली जो स्टेट्स हैं उनके साथ आपस में रब्ता हो जाए। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी, ठीक है। आपको बताया था कि सिविल वार के बाद जो कारपेट बैगर्स ने मूव करना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनियां बना ली उधर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, जैसे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कंपनियां काम शुरू करती हैं। तो फेडरल ने भी उनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए कि आप रेल, उनको ज़मीनें भी दी कि इतना एरिया आप अपनी ट्रेन की पटरियाँ बिछाना शुरू करो। तो जो स्टेट थी, जिस स्टेट में से गुजर रही थी, उस स्टेट ने भी देना शुरू किया, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला उसमें, ज़मीनें भी दी और पैसा भी दिया, ठीक है। साउथ वाली साइड पे टेक्सास तक, वहाँ तक पटरियाँ बिछाते हैं। तो एट दी एंड होता क्या है, ये जितनी कंपनीज थी ये करप्शन में मुलव्वस हो जाती है सारी, ठीक है। करप्शन सिर्फ पाकिस्तान में यही नहीं है, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये कंपनी, उस टाइम भी इन लोगों ने भी ठीक ठाक भी करप्शन की, ठीक है। करप्शन के जब मामला केसेस गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट फिर एक्ट लेके आती है रेल रोड्स पे, ठीक है। कौन सा एक्ट लेके? इंटर स्टेट कॉमर्स एक्ट 1887 में आता है। और इसमें एक आता है पैनिक ऑफ 1873। टोटल हमने 3 पैनिक देखे हैं, एक चौथा आएगा ग्रेट डिप्रेशन, पैनिक ऑफ 1819 का, पैनिक ऑफ 1837 का और 1873 का, ठीक है। जब ये सारे मामला चल रहे थे करप्शन के, ये वो मईशत को एक दो फिर ठीक ठाक झटका लगा। जब भी किसी मुल्क में करप्शन होती है, सारी बात है, उसकी मईशत को ही सबसे पहले झटका लगता है, असर तो उसकी मैशत पे पड़ता है, पैसों को, ठीक है, जो नेशनल ट्रेजरी होती है उन पे फ़र्क पड़ता है। तो एक आता है हैपबर्न एक्ट 1906 का, और एल्कन एक्ट HEP हैपबर्न BURN बर्न एक्ट 1906 में, ठीक है। और साथ आता है एल्किन ELKINS
एल्किंस एक्ट 1910। इन एक्ट्स में वो कहते हैं कि आप जो स्टेट जिसमें से गुजरी है, ठीक है, पहले जो था ना, जो प्राइवेट कंपनियों ने बना के दिया उनका भी पैसा लगा था, तो टैक्स जो है वो प्राइवेट कंपनियां कलेक्ट कर रही थी। जैसे हम रोड बनाते हैं तो टोल प्लाजा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हमने सी पैक बनाया है और हमारा वायदा है कि जब तक हमारे पैसे ही उतर जाते हैं कर्जे के, तो जितना टोल प्लाजा इकट्ठा होगा वो इसकी एक जो है परसेंटेज वो हम चाइना को देंगे, उससे हमारा कर्जा उतरता रहेगा, ठीक है। तो ये लोकल कंपनीज थी, इन्होंने भी पैसा लगाया था, तो ये टोल टैक्स भी ले रहे थे लोगों से। इन्होंने ना अपनी मर्जी का टोल टैक्स लगाना शुरू कर दिया, आवाम इससे भी तंग थी। फिर फेडरल गवर्नमेंट ये 2-3 एक्ट जो है आपको लिखवाएंगे ये पास करती है, ठीक है। वो कहते हैं कि अब जो स्टेट है ना कोई भी, वो रेलवे को कंट्रोल नहीं करेगी, रेलवे को कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो एक स्टेट का किराया डिफरेंट आ जाता है, वो डिफरेंट टैक्स लगा रही है, उसी ट्रेन पे डिफरेंट स्टेट में जाके किराया और टैक्स जो है डिफरेंट हो जाता है। तो सारी स्टेट में जो टैक्स का और जो किराया नामा वगैरह जो चीज़ें हैं ना, ये सारी फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। तो जो लोकल कंपनियां थी, जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको सजाएं भी दी गई, जो करप्शन में मुलव्वस थे उनको फाइन किया गया, ठीक है। इन शॉर्ट ये कि अमेरिका जो है एक तरक्की की तरफ चल पड़ा था। जहाँ पे देखता था कोई मसला आ गया तो फेडरल एक्ट ला के कोई कानून पास करके उस चीज़ को वहीं पे रोक दी। और मसला कश्मीर अमेरिका का होता है, शायद अब तक उन्होंने सोल्व भी कर लिया होता, जैसे कि उन्होंने स्लेवरी को ख़त्म कर लिया। हमारा एक सूबा नहीं बनता, जनूबी पंजाब सूबा पिछले 10-15 साल से जो भी हुकूमत आती है कहती है हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, 15-20 साल में एक सूबा ही नहीं बन पा रहा। हम यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हमने सूबा बनाना है या नहीं बनाना, ठीक है। अभी तक स्टिल यही नहीं डिसाइड कर रहा। ये नेशन का फ़र्क होता है, सारी बात है जो तरक्कियाँ करती हैं। इसी चीज़ पे पॉलिटिक्स बार बार वोट लेते जा रहे हैं वो लोग, ठीक है, और इसी चीज़ पे ना उनकी नस्लें आगे वोट लेती जाएंगी, सूबा कोई नहीं बनाएगा। हालांकि सुबह बना देना चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है मुल्तान या पावरफुल। हाँ मसाइल तो सॉल्व भी होंगे, मसले खड़े भी होंगे तो सॉल्व भी होंगे। इस पर डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह कि प्रोविंस बनाना चाहिए या नहीं। तो इतनी ज़्यादा हो रही है मुल्क में जो काश्तकारी है, ठीक है, एग्रीकल्चर, वो तो पहले ही चल रहा था। अब इनकी इंडस्ट्री जो थी वो भी चलना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए थी जो उनकी फैक्ट्रियों में काम कर सके, ठीक है। उन दिनों में हालात को इतने अच्छे नहीं होते थे। आज हम देखते हैं स्मोक हो जाती है इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से, या भट्टे जो चलते हैं ऑटोमोबाइल की वजह से। उस टाइम भी इंडस्ट्रियल के वेस्टेज का कोई इतना सीवरेज का निज़ाम तो नहीं था। चिकन पॉक्स वगैरह, स्मॉल पॉक्स, इस तरह की जो बीमारियाँ थी वो बहुत कॉमन रहती थी अमेरिका में, ठीक है। उसकी वजह से लोकल बंदे ज़्यादा इन हालात में काम नहीं करते थे। वो कहते थे कि हम ना बाहर से लेबर को मंगवा लेते हैं, सस्ती लेबर जो होती है तो उनसे काम करवाते हैं। जैसे गल्फ कंट्री में इंडिया से जाती है, पाकिस्तान से लेबर जाती है, बांग्लादेश से जाती है, तो अफ्रीकन कंट्री से लेबर और आना शुरू हो गई जब उन्होंने कहा कि स्लेवरी ख़त्म हो गई है, जो आएंगे वो आज़ाद शहरी हैं, अपना कमा सकेंगे और अपना तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो उसके बाद शुरू होती है लेबर एंड इमिग्रेशन, यूएस में, ठीक है। लेबर ज़्यादातर अफ्रीका से आती है, बाकी यूरोप वाली साइड से भी आते हैं। सारी बात है, गरीब तो यूरोप में भी हैं, दुनिया में हर जगह गरीब पाए जाते हैं। यूरोप की आबादी ज़्यादा बढ़ रही थी तो अवाम ने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर अमेरिका की तरफ मूव करना शुरू किया। अभी तो अमेरिका का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, उस टाइम उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी अपनी बहुत आसान की हुई थी, ठीक है। आप सिर्फ अमेरिका पहुंच जाओ, आपको उधर की ना नेशनलिटी भी देंगे, उधर काम भी मिलेगा, आप भी उधर बाकायदा जिस तरह की आपकी क्वालिफिकेशन, आप उस तरह का काम अमेरिका में कर सकते थे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर जो ज़्यादा बढ़ते गए, कार्ल मार्क्स कहता था कि जाहिर बात है इंडस्ट्रियल वर्कर काम ज़्यादा करते हैं, उनको वेजेस कम मिलती हैं, ठीक है। तो जो फैक्ट्री का मालिक होता है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, जो लेबर होती है सिर्फ उनको तो फिक्स पैसे मिलते हैं, वो काम ज़्यादा भी कर लें या कम भी कर लें, ठीक है। तो यही बात उन लेबर ने भी अपने माइंड में बिठाई, तो वो अपनी एक एसोसिएशन बनाती है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड।
IWW। सारे लेबर यूनियन पाकिस्तान में भी बनी थी भुट्टो के दौर में ना, 1970 के बाद 73 के बाद स्टूडेंट यूनियन बनी थी। रेड कार्ड एक इशू होता था स्टूडेंट्स को, वो बसों में ट्रेनों में जहाँ भी दिखाते थे उनसे किराया नहीं भी लिया जाता था, और लिया जाता था 10% सिर्फ लिया जाता था, ठीक है, रेड कार्ड थे। और वर्करों की यूनियन बनी थी जो लेबर होते थे, ठीक है, वो अपने हकूक़ के लिए लड़ते थे, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए। इवन के बाद में उन्होंने पेंशनें भी लगवाई, ठीक है। बाद में आके स्टूडेंट यूनियन भी, लेबर यूनियन सारी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो जो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ जो तरक्की करते हैं लेकिन उनकी यूनियंस बहाल होती हैं। स्टूडेंट यूनियन तो खासकर बहाल होनी चाहिए, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रेगुलर इनके स्टूडेंट्स के लिए। तो यूरोप से भी अवाम आना शुरू हो जाती है, डिफरेंट कंट्रीज से आती है। वो देखती है कि इधर मज़हब की कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्ज़ी आप मज़हब अपना रखो, किसी किस्म की नहीं है, और एक मुल्क तरक्की कर रहा है। इधर आके आप अपना बिजनेस भी सेटल कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं, अदरवाइज़ आपको फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में आराम से जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो इस जो इमिग्रेशन हुई है उसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है, अवाम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब लेबर ज़्यादा हो जाती है तो सारी बात है लोगों की तनख्वाहें वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लेबर मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होती है। एक बंदा काम नहीं करेगा फॉर एग्जांपल 1000 रुपये पे, ठीक है, दूसरा बंदा कहता है यार मैं कर देता हूँ 1000 रुपये, वो 1500 मांग रहा है, मैं 1000 रुपये कर देता हूँ, अगला कहता है नहीं मैं 800 में कर देता हूँ, मेरे पास आएगा, ठीक है। तो इस तरह के काम शुरू हो गए। तो लेबर मूवमेंट भी आई, सारी बात, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई, अपने जहाँ पे ज़रूरी होता था प्रोटेस्ट भी करते थे, ठीक है। और यही इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, इन्होंने फिर अपने हकूक़ के लिए स्ट्राइक्स करना शुरू की, प्रोडक्ट्स की बाइकआउट करना शुरू की, कंपेन चलाना शुरू की, ये हमारे हकूक़ हैं। सारी बात है, जब वर्कर फैक्ट्री से निकल के बाहर बैठ जाते तो फैक्ट्री बंद हो जाती थी। फैक्ट्री बंद होती थी तो फेडरल लेवल तक बात पहुंचती, जब फेडरल लेवल पे बात पहुंचती तो वो वहाँ वर्करों की बात सुनते थे और उनको शिकायत उनकी दूर करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो इनको कहा जाता था वोबलीज, WOBLIES, वोबलीज। ये रेवोल्यूशनरी मेथड अडॉप्ट करते हैं। रेवोल्यूशनरी मेथड एक तो होता है ना जाके कह देना सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, ये होता है रिस्पेक्टेड वे। रेवोल्यूशनरी तरीका क्या होता है, वो स्ट्राइक पे बैठ जाएगा, मालिक जाने लगेगा उसकी गाड़ी के आगे बैठ जाएगा, मेरे ऊपर से गाड़ी गुजारो वरना मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, ठीक है। ये जो तरीके होते हैं इन तरीकों को कहते हैं रेवोल्यूशनरी मेथड्स, जो वोबलीज थे, ठीक है। जब वर्ल्ड वार 1 आती है तो ये अमेरिका को मना करती है कि आप वर्ल्ड वार 1 में ना जाओ, वर्ल्ड वार 1 का हिस्सा ना बनो। लेकिन अमेरिका को सारी बात है जाना पड़ता है अपनी ट्रेड को सिक्योर करने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए और इन चीज़ों